हेलो माय फेलो मेंबर्स। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फिजिकल कंट्रोल्स। ओके, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स है क्या? ओके, इट इज एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बचाना फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स। ओके, तो इसका पर्पस क्या है? तो वही हमने अभी भी डिस्कस किया। ओके, लेट मी टेक द पेन। तो द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल इज कि जब हमने दैट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से? एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। तो फिजिकल कंट्रोल की बात थी कि रॉन्ग पीपल, कीपिंग द रॉन्ग पीपल आउट। ओके, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। तो एनवायरमेंटल का काम है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एलिमेंट्स, दैट इज एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। ओके, और आगे, एंड प्रोवाइड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट functioning of the computer systems और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, कहने का मतलब डेटा सेंटर्स। ओके, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं दे अचीव दिस बाय, दीज आर थ्री थिंग्स। सस्टेनिंग ऑपरेशनल क्लाइमेट, के जो भी क्लाइमेट होगा उसको सस्टेन करना। ओके, एंड प्रोटेक्टिंग द डाइवर्स एसेट्स, हमारे एसेट्स को, विच इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन द पीपल। और हमने पिछले सेशन में ही डिस्कस किया था कि अगर हमें चूज करना पड़ता है कि किसको चूज करना है, तो डेफिनेटली चूज, ऑलवेज चूज द फर्स्ट प्रायोरिटी एज पीपल, एंड देन मिटिगेटिंग नेचुरल एंड मैन मेड थ्रेट्स। ओके, तो दीज थ्रेट्स कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड बोथ। तो वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स की अगर बात करें तो दो तरीके के आ जाते हैं, दैट इज नेचुरल थ्रेट्स एंड मैनमेड थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स में क्या आ जाएगा? लाइक स्टॉर्म, फ्लड, के वो भी ऐसी चीजें जो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन है, कि द एक्ट ऑफ गॉड। अगर हम ओएमजी की भाषा में बोले तो मूवी में, okay, तो एक्ट ऑफ गॉड जो एक ह्यूमन कैन नॉट डू इट। ओके, सो देन मैन मेड थ्रेट्स आर जो ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन एरर के, या फिर इंटेंशन के कारण होते हैं। ओके, सो इट कैन बी एक्सीडेंटल, इट कैन बी मलेशियस अटैक्स, ड्यू टू मलेशियस अटैक्स, दैट इज व्हाई मैंने इंटेंशन बोला था, ये दीज आर इंटेंशनल आल्सो। एंड सिस्टम फेलियर्स, ओके, एरर्स की जो बात करी थी, तो दीज आर द रीजंस जो मैन मेड थ्रेट्स आ जाते हैं। ओके, so then comes environmental control techniques. Okay, so there are the techniques जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। so that is facility planning, जो facilities planning के इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे जो बेसिक फैसिलिटीज है। okay, जो बिजनेस को बिल्डिंग वगैरह की जरूरत होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके रिगार्डिंग। देन एमरजेंसी प्लान्स में हम डिस्कस करेंगे कि कभी भी अगर हमें इमरजेंसी होती है, ओके, तो उस टाइम पर एकदम से क्या चीज हमें करनी है, तो हमारे पास एक चेकलिस्ट टाइप तैयार होना चाहिए। देन मेंटेनेंस प्लान इज अबाउट कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिस्टम होता है तो वी कैन कीप ऑन रनिंग। जैसे हमें अपनी कार को, स्कूटर को, अगर जैसे ही हमें मेंटेन करते रहना पड़ता है, उसी तरीके से हमें अपने सिस्टम्स को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, ओनली टू चेक कि सारी सारी जो हमारे चेक्स हैं, कंट्रोल्स हैं, आर दे वर्किंग और नॉट, कहीं ऐसा ना हो टाइम पे वो काम ही ना करें। ओके, एंड देन वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम्स, बिकॉज अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, ओके, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं और दे कैन फेल। ओके, इसलिए एयर कंडीशनिंग इज वेरी रिक्वायर्ड इन डेटा सेंटर्स। देन पावर सप्लाईज, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज की भी जरूरत होती है। ओके, फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इज फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम्स। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से तो बहुत ज्यादा, ओके, क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली। ओके, तो एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं। फैसिलिटी प्लानिंग, ओके, ये हमने डिस्कस किया था, प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
okay, of the data center so that it can be protected from fire, water, physical damage and environmental risks. okay, तो अब इसमें आता क्या कुछ है कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी, ओके, मटेरियल, बिल्डिंग का मटेरियल कैसा होना चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, ओके, वायरिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ वायरिंग फिटिंग होनी चाहिए, फायर प्रोटेक्शन जो होगी वो कौन हैंडल करेगा और कैसे हैंडल किया जाएगा, ओके, सर्वर का सर्वर रूम जो है उसका फ्लोरिंग जो है वो कैसी होगी, किस मटेरियल से बनेगी। तो ये सारी की सारी प्लानिंग एडवांस में होना जरूरी है, तभी प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग चीजें होगी। अदरवाइज बिल्डिंग बनने के बाद तो हम सारी चीजें बदल नहीं सकते हैं। ओके, सो अब फैसिलिटी प्लानिंग में क्या कुछ आता है, ये जो इमेजेस मैंने क्रिएट करी है, ये इमेजेस में मैंने पूरा जो मॉड्यूल के अंदर के एक एक टॉपिक है वो सारा ब्रीफ कर दिया है। ओके, टॉपिक है सारा एक ही इमेज में ब्रीफ किए गए हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें पहले ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि कैसी कंस्ट्रक्शन होगी और रिनोवेशन वगैरह के लिए। ओके, और वो प्रॉपरली फॉर्मली अप्रूव्ड है। देन डॉक्यूमेंटेशन, हमें पूरी जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। ऑल चेंजेस मस्ट बी प्रॉपरली अपडेटेड इन लेआउट एंड डॉक्यूमेंट एंड असेस। जो वो डॉक्यूमेंटेशन है ऐसा नहीं है कि वो कोई भी उसे एक्सेस कर दे। ओके, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, द एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो प्रॉपर पर्सन के पास ही उसकी एक्सेस होनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन के पास। देन जो वॉल्स की अगर बात करते हैं, वॉल्स शुड बी हैविंग द फायर रेटिंग्स। ओके, फायर रेटिंग्स होनी चाहिए। और सीलिंग्स जो है इवन दो शुड बी फायर प्रूफ, और उस जो सीलिंग है दो शुड बी प्रॉपर, और that should be so strong it can bear the shocks, okay, in case of earthquake, okay, और वो incidences जो हैं उनको हैंडल कर पाए to some extent। okay, मतलब इतनी ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब इट शुड बी प्रॉपर इनफ। okay, देन सीलिंग फायर रेटेड होनी चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर ही लिया। ओके, देन फ्लोरिंग की बात करें, ये काफी स्ट्रॉन्ग लोड कैपेसिटी काफी होनी चाहिए एंड फायर रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट हो सके तो हो। ओके, और एलिवेटेड फ्लोर, रेज फ्लोर होने चाहिए सो दैट फ्लडिंग जो है कि उससे बचा जा सके। कि फायर रेटिंग एंटी स्टैटिक, के यस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है, इसलिए उसका एंटी स्टैटिक होना भी जरूरी है। नॉन कंड्यूटिव सरफेस एंड केबल्स इन कंड्यूट एंड रेसवेज। ओके, सो इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में आइडियली पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर। ओके, देन आइडियल प्लेस ऑफ डेटा सेंटर्स। ओके, तो अगर हम फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो फ्लडिंग के चांसेस है, और अगर फ्लड आती है तो डैमेज हो जाएगा और उसे दिक्कत हो जाएगी। मिडिल फ्लोर पे यस, हम उसे मिडिल फ्लोर पे प्रेफर करेंगे, टॉप पे भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप पे भी अगर रूफ लीकेज होती है, लाइटनिंग हीट का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ऑन द टॉप फ्लोर। ओके, देन कम्स फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन जो हो, दैट शुड बी फायर रेजिस्टेंट। हम पहले से ही तैयारी करके चलें कि फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। देन जो हमारी केबल्स है, के इन मेटल कंड्यूट में, और जो पावर केबल्स मेटल कंड्यूट में, और डेटा एंड नेटवर्क केबल जो होती है वो सेपरेट जो कंड्यूट्स जो होती है कि उसमें होनी चाहिए। के पावर एंड डेटा केबल मस्ट बी रूटेड सेपरेटली इन फायर रेजिस्टेंट एनक्लोजर्स। ओके, देन कम्स मीडिया की प्रोटेक्शन। यस, मीडिया शुड बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। ओके, और ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट होना चाहिए विच इज हीट रेजिस्टेंट, फंजाई रेजिस्टेंट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, क्योंकि बैकअप अगर डैमेज हो गया, ओके, तो फिर बैकअप लेने का कोई फायदा ही नहीं है। स्टोरेज बैकअप मीडिया इन फायर प्रूफ कैबिनेट। ओके, बाकी ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स इमरजेंसी प्लान। अब ये इमरजेंसी प्लान क्या चीज है? इमरजेंसी प्लान एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, ओके, तब हमें उस इमरजेंसी में अपने जो पीपल हैं, प्रॉपर्टी है और एसेट्स जो हैं उनको कैसे सेफ रखना है। ओके, तो इसमें इट इंक्लूड्स, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इट इंक्लूड्स इवैक्यूएशन प्रोसीजर, ओके, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इमरजेंसी ड्रिल्स, सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड इंसिडेंट हैंडलिंग टू एंश्योर सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सेफगार्ड करना अपने एसेट्स को एंड पीपल को। ओके, टू प्रोटेक्ट पीपल, डेटा एंड इक्विपमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल emergencies।
अब इमरजेंसी प्लान्स में क्या कुछ आता है कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स, अगर ऐसे कोई एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या चीज होती है, अब ये बताया गया है, इट कैन बी फ्रॉम फायर और स्मोक, फ्लड, गैस लीकेज, अर्थक्वेक, केमिकल लीक, दीज कैन बी द एनवायरमेंटल थ्रेट्स। इवैक्यूएशन प्लान हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कि हाउ द पीपल विल बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द बिल्डिंग। कि इवैक्यूएशन पाथवे जो है वो प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए कि हेयर के, और पूरा यहाँ पर एक इवैक्यूएशन मैप होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको ऐसे इस एरिया से इस मैप में जो आपको पाथवे बता रखा है उस पाथवे से जाना है, जिससे कि क्लियरली सबको पता हो कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन सा पाथवे लेना है। ओके, देन रिपोर्टिंग का प्रोसीजर, किसको, किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पर्सन ने रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है। ओके, वो सारा मतलब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए पहले से ही, और ये सारा तभी पॉसिबल है जब पहले से उन्हें ड्रिल्स करवाई गई है। ओके, एंड ट्रेनिंग दी गई है और अवेयरनेस दी गई है। अदरवाइज एट अ टाइम अगर किसी को पता ही नहीं है तो हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ कि हमेशा चीजें सही होगी, जब किसी को पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस से चीजें ठीक वही हो ही नहीं सकती है। ओके, तो एवरीवन मस्ट नो whom to inform and how to escalate। ओके, देन पीरियोडिक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, टेस्टिंग एंड सुपरविजन होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अवेयरनेस देनी है, तो अपने पूरे प्लान की इंस्पेक्शन, जो ड्रिल्स की बात की थी, ड्रिल्स तभी होगी जब प्रॉपर इंस्पेक्शन हो रही है। एनवायरमेंटल कंट्रोल शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड, टेस्टेड एंड सुपरवाइज्ड। ओके, सो फायर अलार्म्स चेक करते रहो, स्मोक डिटेक्टर, वाटर लीक सेंसर, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी लाइट्स, यूपीएस एंड पावर बैकअप्स, इन सबको प्रॉपर्ली चेक करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़े और वो उस टाइम पे चले ही ना, तो इसीलिए प्रॉपर इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो टेस्ट ड्रिल्स एंड एस्केलेशंस के ये होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। डॉक्यूमेंटेड इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्लान, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल लेआउट, ऑर्डरली इवैक्यूएशन पीपल, शट ऑफ पावर, कि इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर कभी इंसिडेंट होता है एट दैट टाइम हमें पावर ऑफ करनी है, तो फायर सप्रेशन में इसको और ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे। शट ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ फायर सप्रेशन सिस्टम इन केस ऑफ फायर। इंसिडेंट हैंडलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, ओके, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस अप्रोच दैट एंश्योर्स क्विक रिकवरी एंड फ्यूचर इंसिडेंट prevention। okay, so ultimately communication and awareness that is required, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की। अब वेंटिलेशन की क्या जरूरत है, हमने जब डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था, कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर में टेम्परेचर इज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो सारे सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पर एक स्टेबल टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी वो ऑप्टिमम परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर पाते, डैमेज हो गया तो फिर हमारा काम ही रुक जाएगा और बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे नहीं होंगे। okay? तो टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन प्रॉपर्ली, अदरवाइज इक्विपमेंट गेट्स डैमेज। एसी नीड्स इट्स ओन डेडिकेटेड पावर सर्किट। यस, जब पावर सर्किट की बात आए तो एसी को डेडिकेटेड पावर सर्किट मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहते हैं मल्टीप्लग लगा रखा है और उसी में कहते हैं तीन चार डिवाइसेस एक साथ लगा दी। okay? पॉजिटिव एयर प्रेशर, एयर पुशेस आउटसाइड outwards and keeping dust out, so it should be, the area should be dust free as well। क्यों? डस्ट से क्या होगा, डस्ट से क्या होता है कि जो सिस्टम्स होते हैं कि दैट गेट्स करोड। ओके, तो करोजन होता है उनका, और उसके कारण क्या होता है, उनकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। इनटेक वेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ब्लॉक टॉक्सिंग एंड पोल्यूशन फ्रॉम एंटरिंग। ओके, तो पर्पस क्या है, द मेन पर्पस इज हीट डैमेज, और जो डस्ट एंड टॉक्सिक है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। कहने का क्या मतलब है, राइट टेम्परेचर प्लस क्लीन एंड आउटवर्ड फ्लोइंग एयर, ओके, दैट इज द मेन थिंग फॉर हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड सर्वर रूम और कंप्यूटर फैसिलिटीज। वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की अगर बात करें, ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर कंट्रोल इज क्रिटिकल। ओके, dedicated power circuits for AC units, okay, positive air pressure and protected intake vents। okay? तो प्रॉपर वेंटिलेशन में क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, स्टेबल सिस्टम रिलायबिलिटी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इंश्योर करती है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग है तो। देन कम्स
मेंटेनेंस प्लान। अब मेंटेनेंस प्लान क्या चीज है? वही कि हम इसको अपने जो भी सिस्टम्स हैं, जो हमारा ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, फायर सप्रेशन हो गया, सेंसर्स हो गए, के यूपीएस हो गए, इन सबको हमने प्रॉपरली चेक करते रहना है कि मेंटेन रखना है, सो दैट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो वर्किंग स्टेट में ही हो। मेंटेनेंस प्लान इज अ शेड्यूल फॉर रेगुलरली चेकिंग, क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग द इक्विपमेंट बिफोर इट फेल्स। पर्पस क्या है? प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड फेलियर, कीप सिस्टम रनिंग स्मूथली, प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड रिड्यूस द रिपेयर कॉस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही ज्यादा। इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जनरली हर बार आ जाता है। ओके, तो दैट इज एमटीबीएफ, ओके, एंड एमटीटीआर। ओके, एमटीबीएफ इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ओके, एंड इसका मतलब क्या है? हम इसको सिंपली कह सकते हैं दिस इज अप टाइम। वैसे एक्चुअली अप टाइम होता नहीं है, ओके, बट हम सिंपली इजी लैंग्वेज में इसे अप टाइम ही कह सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये क्या चीज होती है? ये किसी भी सिस्टम को फेल होने से पहले कितने टाइम तक वो वर्किंग में रहेगी, मतलब उसका ऑपरेशनल हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन, ओके, या फिर खराब नहीं होगी जितनी देर तक चीज, ओके, तो उसे बोला जाता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मतलब फेलियर से पहले कितने टाइम वो ऑपरेशन में रहेगी, दैट इज द थिंग। ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग मशीन वर्क्स बिफोर इट ब्रेक डाउन, द टाइम मशीन स्टेज हेल्दी बिफोर द नेक्स्ट फेलियर इज एमटीबीएफ। ओके, तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा टाइम वर्किंग में रहेगी तो हम कहेंगे ना कि वो अच्छी चीज है, तो हायर द एमटीबीएफ द बेटर। ओके, जितना ज्यादा एमटीबीएफ होगा उतना ज्यादा बेटर है। इस चीज के बेस पे क्वेश्चन आता है विच कंफ्यूजेस कि हायर होना चाहिए, लो होना चाहिए, ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं। ओके, एंड लगभग हर बार ही आ जाते हैं। ओके, इट कैन बी ऑन दिस और ऑन दिस आल्सो। मीन टाइम टू रिपेयर, कहने का मतलब रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, हम इसको सिंपली कह सकते हैं डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब हमारी जो फैसिलिटीज है कितने टाइम तक डाउन रहेगी। ओके, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिपेयर मशीन और आफ्टर इट फेल्स। ओके, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमारे पूरा का पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया, मतलब पूरी फैसिलिटी डाउन होगी तो हमारा बिजनेस ही बंद हो रखा है। ओके, नो, अगर हमारा मेन साइट बंद होगी तो अब हमारी रिकवरी साइट्स ऑन हो जाएगी। ओके, तो अब मेन सिस्टम की बात चल रही है कि उसका मेन टाइम टू रिपेयर कितना है, क्योंकि उसको भी तो हमने रिस्टोर करना ही है। तो दैट इज कि कितने टाइम में हम फेलियर के बाद रिस्टोर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एमटीटीआर। एंड इसीलिए रिपेयर टाइम तो हमेशा कम ही होना चाहिए, सो लोअर एमटीटीआर इज ऑलवेज बेटर। ओके, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वर्क लॉन्गर रिपेयर फास्टर। ओके, तो इसीलिए एमटीबीएफ जो है कि हाई इज गुड एंड एमटीटीआर इज लो इज गुड। देन मेंटेनेंस प्लान जो है कि अब हमने ये इमेज है, आप इसे रोक के आप रीड कर सकते हैं कि ये एमटीबीएफ एंड एमटीटीआर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, बाकी सारी चीजें वही है कि दैट इज व्हाई इट इज क्रिटिकल सो दैट वर्किंग में रहे, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान के उसके बारे में बता रखा है। दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुड बी इन प्लान मैनेजमेंट प्रोसीजर डिफाइंड होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू शेड्यूल्स मेंटेन थ्रू लॉग्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिड्यूस ब्रेकडाउन के, सेम वही सारी बातें, ओके, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, बट अब ये थोड़ा डेप्थ में है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ ही है। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और एम टी बी एफ एंड एम टी टी आर के बारे में आपको सर्टेनली पता होना ही चाहिए। ओके, एंड नाउ वी कैन गेट फर्दर। अब आते हैं पावर सप्लाईज, यूपीएस वगैरह की बात आ गई अब। ओके, हमारी पावर सप्लाई हमेशा चलती रहनी चाहिए। ओके, एंड इट शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड कॉन्टिन्यूस। अब बात आती है क्लीन का क्या मतलब है। ओके, एक्चुअल में फ्लक्चुएशंस जो होती है, ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर कंप्यूटर्स। ओके, सो उनको हमेशा एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे ही वर्किंग करनी है,
तो उनकी लाइफ अच्छी होती है, अदरवाइज के इट कैन डैमेज। तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिजाइन टू वर्क इन अ स्पेसिफिक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, सो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड should match with the manufacturer's recommended, जो manufacturer ने recommend करी है, okay, it should match with that, okay, so that is why। अब बात करते हैं ऑल, ये हमने बात कर ली है कि क्लीन का मतलब कि फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूअस मीन्स अनइंटरप्टेड। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पुअर एंड सडनली स्टॉप्स, देन डेटा लॉस हो सकता है, हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, बिजनेस ऑपरेशंस तो बंद हो ही जाएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन यूज different methods to ensure power is always stable, clean and uninterrupted, okay। अब यहां पर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इज नॉइज। ये नॉइज क्या चीज है? नॉइज जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन जो होती है, उसे कहा जाता है नॉइज, ओके। तो ये दो तरीके की हो सकती है, दैट इज ईएमआई और आरएफआई। ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड आरएफआई इज रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो जैसा आपने देखा होगा कि जब हम अपना माइक को स्पीकर्स के पास लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अनसर्टेन सी आवाज आती रहती है, ट्र करके, ठीक है, अलग सी, तो इरिटेटिंग सी, एंड दैट इज एक्चुअली नॉइस, ओके। वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस होती है कि उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होती है उसी को नॉइस कहा जाता है, एंड दैट इज नॉइस इन जो आपने हमेशा देखी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर टर्म्स, बुक में सिर्फ टर्म दे रखी है लेकिन मतलब नहीं बता रखा है, यहाँ पर मतलब ही बता रखा है, ठीक। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होती है, देर आर 5 टाइप्स ऑफ इट, एसएजी, ब्राउन आउट, स्पाइक, सर्ज एंड ब्लैकआउट, ओके। तो एस वाली जो दो चीजें हैं, स्पाइक एंड सर्ज, ओके, स्पाइक एंड सर्ज, ये दोनों ही होती है इंक्रीज, मतलब हाई वोल्टेज। तो स्पाइक होती है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हाई वोल्टेज, और सर्ज होती है लॉन्ग टर्म के लिए हाई वोल्टेज, मतलब लंबे टाइम के लिए। अब ये जो दोनों टर्म्स है, सैग एंड ब्राउन आउट, कि सैग इज मतलब लो वोल्टेज फॉर ए मोमेंट, छोटे टर्म के लिए, और प्रोलॉन्ग्ड अगर बात करें तो दैट इज ब्राउन आउट, दैट इज एक्चुअली लो वोल्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके। और ब्लैकआउट इज कंप्लीटली लॉस ऑफ पावर, ओके, दैट इज नोन एज ब्लैकआउट। तो आपने हो सकता है वॉर टाइम वगैरह में सुना हो कि वॉर टाइम्स में ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, तो कंप्लीट पावर आउटेज हो जाता है, पावर बंद कर दी जाती है पीछे से, ओके। देन हमारे पास कंट्रोल्स क्या हैं? कंट्रोल्स आर यूपीएस एंड जनरेटर्स, ओके। तो यूपीएस एंड जनरेटर, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो यूपीएस, एंड जनरेटर्स जो होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। अब यूपीएस भी ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्या चीज है? ऑनलाइन वो होता है कि जब पावर होती है वो हमेशा यूपीएस के थ्रू ही डिवाइसेस में जाती है, पहले पावर यूपीएस में जाएगी और यूपीएस आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द इक्विपमेंट्स। तो उससे क्या होता है, उससे अनइंटरप्टेड मिलती है एक तो, कि अनइंटरप्टेड दूसरे तरीके से भी हो सकती है, लेकिन ये स्टेबल करके देता है। अगर फ्लक्चुएशन होती भी है तो यूपीएस क्या करता है, उसको हमेशा जो अप्लायंसेस को जरूरत है, के डिवाइसेस को जरूरत है, वो उसी वोल्टेज में ही प्रोवाइड करता है, जिससे कि कहते हैं डैमेज ऑफ द अप्लायंसेस के कैन बी रिड्यूस्ड, ओके। और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन इज वो डायरेक्ट पावर जाती है हमेशा टू द अप्लायंसेस, लेकिन इन केस ऑफ जैसे ही पावर कट होता है, ओके, तब वो एकदम से स्विच कर जाती है, एंड इट गोज फ्रॉम थ्रू द यूपीएस, ओके, एंड दैट इज नोन एज ऑफलाइन। सर्ज प्रोटेक्टर्स, ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पावर ग्रिड्स की बात है, ओके। पावर ग्रिड्स वो कह रहे हैं कि कभी भी जब डेटा सेंटर्स को जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक सिंगल पावर ग्रिड से ना होकर इट शुड बी फ्रॉम द टू पावर ग्रिड, सो दैट अगर एक फेल हो भी जाए तो दूसरा चलता हो, वहां से पावर मिलती रहे, ओके। सो ये भी चीज कवर होगी, ओके। सो क्लीन पावर टुडे, कंटिन्यूटी टुमारो, ओके, गेट्स फर्दर। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इसका पर्पस क्या है? फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये एक तरीके से दो सिस्टम्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सिस्टम्स, ओके। ये फायर को डिटेक्ट करते हैं, एक सिस्टम फायर को डिटेक्ट करने के लिए होता है और एक सिस्टम फायर को सप्रेस करने के लिए होता है, ओके। तो ये
कैसे चलता है, पहले तो डिटेक्ट करी जाती है, फिर जो भी पीपल हैं उनको वार्न किया जाता है, और उसके बाद में एक्सटिंग्विश किया जाता है, क्योंकि हमने बताया ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पीपल को बचाओ। ओके, देन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट पीपल, कंप्यूटर्स एंड डेटा एंड बिल्डिंग। तो फर्स्ट डिटेक्ट, अलर्ट एंड देन एक्सटिंग्विश। अब टाइप ऑफ फायर्स की बात आती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर्स। ओके, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये क्या चीज है, अगर एक वुड, क्लोथ, पेपर, रबड़, प्लास्टिक जो कि कॉमन कंबस्टिबल चीजें हैं, उनसे अगर फायर लगी है कि जिसको हम पानी से भी बुझा सकते हैं, ओके, या फिर सोडा एसिड से भी बुझा सकते हैं, उसे कहा जाता है क्लास ए फायर। क्लास बी फायर इज जो फ्लेमेबल लिक्विड या फिर गैसेस से हुई है, जैसे CO2, सोडा एसिड या FM200 से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। क्लास सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, सो क्लास सी इज इलेक्ट्रिकल फायर, जो है कि उसको कभी भी हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। ओके, इट शुड बी फ्रॉम CO2 और FM200, इवन दिस इज अ टाइप ऑफ गैस। ओके, एंड क्लास डी केमिकल या फिर मेटल से, के तो उसको ड्राई पाउडर से ही एक्सटिंग्विश किया जाता है। तो इसको याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो कैसे याद रहेगा, ABC से याद रखो। ओके, ए फॉर आम चीजों से लग रही है, बी फॉर बर्निंग फ्यूल से, के सी फॉर करंट वाली वायर, करंट वाली फायर के, एंड देन डी फॉर डेंजरस मेटल से जो फायर अराइज हो रही है। ओके, सो आम चीजों से, के बी बर्निंग फ्यूल से, सी करंट वाली वायर से, या फिर हम कह सकते हैं करंट से जो फायर लगी है। ओके, डी फॉर डेंजरस मेटल से फायर। ओके, डेंजरस मेटल वाली फायर जनरली लेबोरेटरीज में या फिर केमिकल फैक्ट्रीज में ही होती है। अब बात करते हैं फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। तो सबसे पहले स्मोक एंड फायर डिटेक्टर्स, ये क्या करते हैं कि जैसे ही उनको स्मोक या फिर फायर के इंडिकेशन मिलती है कि, तो स्मोक एंड फायर के से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और दीज आर द डिटेक्टर्स। तो इसको हमें प्लेस कहाँ करना है कि, तो इसको जनरली फॉल्स सीलिंग जो है उसके बिलो, के वेंटिलेशन डक्ट, फॉल बिलो फॉल्स सीलिंग, सेम दोबारा आ गया कि इन केबलिंग डक्ट्स जो होती है उनमें, और इसकी जो लिंकेज होती है कि वो होती है मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। ओके, तो जैसे ही ये डिटेक्ट करते हैं, ये सिग्नल भेज देते हैं टू द मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि फायर सिस्टम स्टेशन होते हैं, और जिससे कि टाइम पर हेल्प आ जाती है, एंड इंसिडेंट जो है उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। फायर अलार्म्स कैन बी मैनुअल ऑल्सो। ठीक है, जैसे ये तो सिग्नल भेजते ही है, ये सिर्फ तभी भेज पाएंगे अगर दैट इज लिंक्ड, अदरवाइज नहीं। तो मैनुअल अलार्म्स जो होते हैं कि सभी को बिल्डिंग में पता चल जाए। ओके, सो मैनुअल अलार्म, तो ये कहा जाता है कि ये हमेशा अप्रोप्रिएट प्लेस पे होना चाहिए, इजीली विजिबल होना चाहिए, और असेसेबल भी होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि वो इतना ज्यादा असेसेबल हो जाए कि कोई भी इसको मिसयूज कर दे, कि जैसे कोई बच्चा ही उसे मतलब स्टार्ट कर दे, टर्न ऑन कर दे। ओके, तो इतना इजीली असेसेबल भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट यहाँ देखा ना, मिसयूज, इजीली इट कैन नॉट बी मिसयूज। ओके, सो कैन बी लिंक्ड टू मॉनिटरिंग स्टेशन विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में भी ये लिंक हो सकता है। देन कम्स इमरजेंसी पावर ऑफ। तो इमरजेंसी पावर ऑफ जो है, जब कहते हैं ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, फायर इंसिडेंट, तो इन दैट केस सिस्टम शुड बी पावर्ड ऑफ। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक जो है अंदर से बंद करने का, और एक आउटसाइड के कंप्यूटर फैसिलिटी से बंद करने की ऑप्शन होनी चाहिए, कि अगर बाहर से कर सकते हैं तो बाहर से कर देंगे, अंदर से कर सकते हैं तो अंदर से कर देंगे। तो जहां पर जो इजीली एक्सेसिबल होगा, वहां से उसे जल्दी से जल्दी टर्न ऑफ कर दो। देन वाटर लीकेज के लिए वाटर डिटेक्टर्स होते हैं। तो वाटर डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि फ्लडिंग के लिए मेनली ये होते हैं। ठीक है, इट डिटेक्ट्स फ्लड। तो जनरली जो अनमैन्ड स्टेशन होते हैं, या हम कह सकते हैं अनमैन्ड डेटा सेंटर्स, के वहां पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि जैसे ही पानी इसके कांटेक्ट में आए, तो दे कैन बी एबल टू रेज द अलार्म। सो अलार्म हो जाएगा, अलार्म जो टर्न ऑन हो जाएगा, उससे कहते हैं हेल्प
पहले ही आ जाएगी और जो रिस्क कैन बी मिनिमलाइज, ओके, लॉस कैन बी मिनिमलाइज्ड। हाउ इट वर्क्स, ओके, हमने डिस्कस किया था कि फायर स्मोक से डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और इट अलार्म्स के और सिग्नल पहुंच जाता है टू मॉनिटरिंग स्टेशन, और जो कि एक फायर स्टेशन होता है, और वहां से हेल्प टाइम पर आ जाती है। ओके, लेट्स गेट फर्दर। फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम क्या है कि वो फायर को सप्रेस कर देता है। पहले तो सिर्फ अलार्म ही हुआ था कि डिटेक्टर्स से, अब उसके बाद हमें फायर को बुझाना भी तो है, और अब बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, के सो द सिस्टम इज सप्रेशन सिस्टम। अब सप्रेशन सिस्टम जो है कि इट कैन बी वाटर बेस्ड और इट कैन बी गैस बेस्ड, तो देयर आर टू टाइप्स के। अब क्योंकि दो अलग अलग टाइप्स है, तो अब किस कौन सा यूज करें, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फायर। ओके, हम टाइप ऑफ फायर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ओके, तो गलत जगह पर गलत, मतलब एक फायर के विच शुड बी एक्सटिंग्विश्ड थ्रू वाटर, लेकिन अगर वहां पर हमने यूज कर दिया दिस ड्राई पाउडर, ओके, तो इट कैन इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसीलिए टाइप ऑफ फायर पता होना चाहिए, और एग्जैक्ट उस टाइप को एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सा कंट्रोल, कौन सा मेजर यूज किया जाए कि एक्सटिंग्विशर यूज किया जाए, वो भी पता होना चाहिए। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आई गेस बार बार आते हैं। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं फायर वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड जो सिस्टम है उसमें एक वेट पाइपलाइन स्प्रिंकलर्स एंड देन ड्राई पाइप स्प्रिंकलर्स एंड प्री एक्शन सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंकलर्स तो दो टाइप के ही होते हैं, तो दैट इज वेट पाइप। तो वेट पाइप्स क्या करती है, वेट पाइप्स ऐसी पाइप्स होती है जो ऊपर, जैसे ये इमेज में दिखा रखी है, ओके, ऊपर पाइपलाइंस होती है, उसमें ऑल टाइम हमेशा पानी रहता ही रहता है, कि जब उसमें डक्ट्स होते हैं फायर के कारण, कि जैसे ही फायर होती है हीट इंक्रीज होती है, हीट के कारण वो डक्ट्स जो होते हैं मेल्ट हो जाते हैं और वो हमेशा स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि जो फायर का सप्रेशन हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि कंप्यूटर सिस्टम है वो खराब हो सकते हैं, ओके, तो लीकेज के कारण, तो ये उसका ये रिस्क यहाँ लिखा हुआ है, लीकेज के कारण हमेशा सिस्टम्स डैमेज हो सकते हैं। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव, अब दूसरी टाइप है विच इज ड्राई पाइप्स। ये क्या होता है, पाइप्स वैसी ही पाइप्स होती है लेकिन इनमें हर टाइम पानी नहीं होता। ओके, पानी इनमें सिर्फ तब छोड़ा जाता है जब हीट डिटेक्शन के कारण के ये अलार्म ऑन कर देते हैं। तो हीट डिटेक्शन के कारण जब प्रेशर इंक्रीज होता है, तब पीछे से वाटर प्रेशर छोड़ दिया जाता है, और जिसके कारण उस टाइम पर पानी छोड़ दिया जाता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है थ्रू वाटर। तो अब ये था सिस्टम वेट पाइप्स एंड ड्राई पाइप्स। देन कम्स गैस बेस्ड सिस्टम्स। ये प्री एक्शन जो है ये बस वही बता रखा है कि हीट के कारण पाइप्स में नोजल जो होती है मेल्ट हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था वेट पाइप्स में होता है, okay? और वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। देन कम्स गैस बेस्ड सिस्टम्स के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड FM200 जो है इंसर्ट गैस, ओके, तो दिस इज ऑल्सो गैस। तो ये भी गैस बेस्ड सिस्टम है कि जब हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है तो वी कैन यूज CO2 एंड FM200 also, okay, so that's all, okay, here we conclude our environmental controls as well, okay, so चैप्टर में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो टॉपिक थे, okay, that is fire extinguishing system as well as the another system is that TTM TTMR, okay, सो दैट थिंग, ओके, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है एक तरीके से। ओके, सो वी कंक्लूड हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।